चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम फंक्शनल ग्रुप को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और ज़्यादा। यहाँ पे अब 7 नंबर फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं, एमाइड ग्रुप है। और यहाँ पे 8वें नंबर भी ये कार्बोनिल ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। ये दोनों को एक साथ ही मिला, ये दोनों एक जैसा ही हैं, इसलिए हम यहाँ पे एक जैसा ही पढ़ा रहे हैं, एक साथ ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये दोनों लगभग एक ही जैसा है। ठीक है, ये बनता भी है किससे, जैसे अगर बॉन्ड COOH, ये जो एसिड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड में से अगर इस OH को हटा देते हैं, अगर यहाँ से OH को हटा के अगर यहाँ पे हम NH2 को जोड़ देते हैं तो ये एमाइड हो जाता है, ये एमाइड बनता है। और अगर इसी कार्बोक्सिलिक में से अगर हम फिर ये NH2 जो है अगर इसको हटा देते हैं और इसके जगह पे अगर क्लोरीन को जोड़ देते हैं तो ये कार्बोनिल क्लोराइड हो जाता है, ये एमाइड हो जाता है और ये कार्बोनिल क्लोराइड होता है। तो इस तरीके से ये दोनों ग्रुप को बनाया जाता है, एक ही जगह से बना सकते हैं। जैसे कार्बोनिल ग्रुप एक था जिसमें से कि अल्डिहाइड निकल रहा था और कीटोन निकल रहा था, और उसमें अल्डिहाइड ज़्यादा क्रियाशील हो रहा था और कीटोन थोड़ा सा कम क्रियाशील हो रहा था, जिसमें हम अस्थाई और अस्थाई भी कह रहे थे कि अल्डिहाइड अस्थाई होता है जो कि ज़्यादा क्रियाशील होता है, और कीटोन अस्थाई होता भले अस्थाई होता है क्योंकि ये कम क्रियाशील होता है। इसमें भी ऐसे ही होता है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा अस्थाई हो जाता है एमाइड, और ये अस्थाई हो जाता है, ये ज़्यादा क्रियाशील होता है। ठीक है, हालांकि इसमें इसका जो गंध होता है वो काफ़ी तीखा गंध होता है। ठीक है, और मतलब ये ख़तरनाक भी होते हैं। ठीक है, तो इसका बनाने का मेथड ये होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में से अगर हम OH को हटा के अगर NH2 को जोड़ते हैं, ठीक है, तो ये एमाइड बनता है। और फिर अगर NH2 को भी हटा के अगर हम क्लोरीन को जोड़ देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, कार्बोनिल क्लोराइड बन जाता है, ये क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम एमाइड ग्रुप के बारे में जानते हैं। तो एमाइड का जो होता है फंक्शनल ग्रुप, ये बॉन्ड CONH2 होता है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनता है। ठीक है, स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनता है। उसके बाद इसका जो सफिक्स होता है वो सफिक्स यहाँ पे हम एमाइड ही रखते हैं इसका सफिक्स में। ठीक है, सफिक्स इसका एमाइड लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये बना हुआ है, यहाँ पे आर के जगह पे ये आर जो है इसका नाम होता है एल्काइल। यहाँ पे एराइल कंपाउंड भी हो सकता है, एराइल का मतलब बेंजीन कंपाउंड भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम केवल एल्काइल को लिए हैं तो इसका नाम हो जाएगा एल्काइल एमाइड। ठीक है, एल्काइल एमाइड। या अगर इसका दूसरा नाम भी लिखना चाहें तो क्या हो सकता है, एल्केनामाइड। कार्बन के श्रृंखला के लिए एल्क, फिर सिंगल बॉन्ड के लिए ये एन आ जाएगा, फिर एमाइड, एल्केनामाइड। ठीक है, तो एल्केनामाइड या एल्काइल एमाइड हम लिखते हैं। कॉमन नेम के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे और IUPAC के लिए इसका इस्तेमाल कर लेंगे। हालांकि इसमें कॉमन IUPAC में ज़्यादा फर्क होता नहीं है। ठीक है, तो हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ कार्बन का। नंबर ऑफ़ कार्बन यहाँ पे हम लेंगे कंपाउंड को, कंपाउंड, फिर यहाँ पे लेंगे हम कॉमन नेम को, और फिर हम लेंगे IUPAC को। ठीक है, और उसके बाद हम लेंगे स्ट्रक्चर को। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसको थोड़ा सा हम कह देते हैं, ये बाद में ले लेंगे, उसको बाद में समझा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये ले लिए। अब हम इसमें नंबर ऑफ़ कार्बन का बात करें, अगर हम एक नंबर कार्बन ही रखें, एक ही कार्बन रखें, तो इसमें ऑलरेडी पहले से ही एक कार्बन उपस्थित है, तो हमको इसके जगह पे क्या, जो बॉन्डिंग खाली है यहाँ पे क्या बैठाना होगा, H बैठाना होगा। तो ये क्या हो गया, HCONH2। ठीक है, तो हम ये बताए भी हैं कि भाई अगर वैसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें पहले से ही कार्बन है उसमें हम फॉर्म लगा के कॉमन नेम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं फॉर्म। ठीक है, फॉर्म हो गया। उसके बाद इसका जो सफिक्स आता है एमाइड आता है, तो इसको फॉर्मामाइड भी कह सकते हैं, फॉर्मामाइड। ठीक है, फॉर्मामाइड इसको कहा जाता है। या इसको अगर हम IUPAC नाम में लिखते हैं तो IUPAC नाम में ये वो कार्बन के लिए हमेशा मेथ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए AN हो जाएगा, और फिर ये एमाइड आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, मिथेनामाइड। इसको क्या बोलेंगे, मिथेनामाइड। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, HCONH2। ठीक है, ये काफ़ी यूनिक तरीके से होता है। ठीक है, ये इसका पूरा का पूरा फिगर हो गया। अब यहाँ पे आते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर कार्बन के लिए एगो कार्बन पहले से ही है, मतलब एगो कार्बन हमको लेना होगा। तो एगो कार्बन जब लेंगे तो इसके जगह पे हमको क्या लेना होगा, 3 गो हाइड्रोजन लेना होगा, CH3। ठीक है, तो अगर इसका बात करते हैं तो ये 2 नंबर ऑफ कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, 2 नंबर कार्बन के लिए हम यहाँ पे एसिड का प्रयोग करते हैं।
1 नंबर कार्बन के लिए हम फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जिस फंक्शनल ग्रुप में पहले से कार्बन उपस्थित रहता है उसमें कॉमन नेम लिखने के लिए 1 नंबर कार्बन के लिए फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और 2 नंबर कार्बन के लिए एसिड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एसिड हो गया और ये एमाइड आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, एसीटामाइड। हालांकि इसको हिंदी में कुछ इस तरीके से लिखता है, अगर ये किताब में हिंदी में कहीं पे लिखेगा तो एसीटामाइड लिखता है। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से लिखता है। ठीक है, तो हम केवल यहाँ पे इंग्लिश रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं एसीटामाइड। इसका अगर आईयूपीसी नाम देखें तो 2 नंबर कार्बन के लिए क्या लिखता है, एथ का प्रयोग करता है आईयूपीसी में। ठीक है, और हालांकि इसका अगर हम बॉन्डिंग बनाएंगे तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा हमारा स्ट्रक्चर में। तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाएंगे, AN, और ई हटा देंगे क्योंकि ग्रुप का नाम लिखना हमको। तो ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, ग्रुप का जो टाइटल लगेगा वो टाइटल हमारा एमाइड हो जाएगा। इस तरह से हमारा इथेनामाइड बनेगा, इथेनामाइड, या इसी को हम एसीटामाइड कहते हैं। ठीक है, एसीटामाइड या एसीटामाइड मतलब बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे अगर 3 नंबर कार्बन के लिए बात करें तो 3 नंबर अगर कार्बन रखना है तो एगो इसमें पहले से मतलब 2 हमको बाहर रखना होगा। 2 के लिए 5 हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, और फिर CONH2। ठीक है, ये 3 कार्बन का श्रृंखला होगा। इसमें हम पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर यहाँ पे बात करते हैं तो इसके कॉमन नेम का, तो कॉमन नेम अब आईयूपीसी नेम सब बराबर कर देते हैं। यहाँ पे प्रोपियोन एमाइड भी लिख सकते हैं प्रोपियोन के अनुसार, या यहाँ पे सीधा सीधा हम सिंपल रखते हैं। यहाँ पे अब आईयूपीसी नेम और कॉमन नेम दोनों बराबर हो जाता है। प्रोप मतलब 3 कार्बन का श्रृंखला बन रहा है तो इसलिए प्रोप, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में तो AN लगेगा, और फिर ग्रुप का नाम एमाइड, ये प्रोपेनामाइड हो गया। ठीक है, और आईयूपीसी नेम में भी क्या हो जाएगा, प्रोपेनामाइड। ठीक है, प्रोपेनामाइड ये हो जाता है। अब यहाँ से सभी चीज़ें सेम चलने लगेगा। अब यहाँ से 4 नंबर कार्बन के ले लेंगे तो इधर 3 कार्बन, यहाँ पे एगो ये है। ठीक है, 4 बनेगा तो C3H7CONH2 बनेगा, तो उसका ब्यूटेनामाइड। ठीक है, ब्यूटेनामाइड दोनों में, मतलब ये कॉमन नेम आईयूपीसी नेम में भी ब्यूटेनामाइड बनेगा। फिर पेंटेनामाइड, हेक्सेनामाइड, हेप्टेनामाइड, इस तरीके से बनते जाएगा। अलग अलग कार्बन जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे यहाँ पे ग्रुप का नाम थोड़ा सा चेंज होते जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गई आपको बात। अब हम चलते हैं, ये एमाइड अगर आपको समझ में आ गई तो हम चलते हैं अब कार्बोनिल ग्रुप पे, जो कि इसी से संबंधित है। इसमें क्या लगा था, कार्बोक्सिलिक में से OH को हटाकर NH2 लगाए थे, लेकिन इसमें क्या लगा रहे हैं, NH2 को ही हटा के अब यहाँ पे Cl को लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए उसको हम कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं। अब उसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड के बारे में। तो यहाँ पे समझते हैं, कार्बोनिल जो क्लोराइड होता है, कार्बोनिल क्लोराइड का दूसरा नाम एसिल क्लोराइड भी होता है। एसिल क्लोराइड, यहाँ पे केवल क्लोरीन नहीं रह सकता है, यहाँ पे क्लोरीन के अलावा दूसरा भी कुछ ले सकते हैं, यहाँ पे ब्रोमीन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एसिल क्लोराइड को एसिल ब्रोमाइड भी किया जा सकता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हेलोजन का कोई भी हो सकता है, या सीधा सीधा अगर हेलोजन को लेते हैं तो हेलोजन में क्या हो जाएगा, एसिल हैलाइड उसको कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका दूसरा नाम होता है कार्बोनिल क्लोराइड का एसिल क्लोराइड। ठीक है, और इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है बॉन्ड COCl। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है, बॉन्ड COCl। ठीक है, ये इस तरीके का। उसके बाद इसका जो सफिक्स होता है वो होता है कार्बोनिल क्लोराइड लिखा जाता है। कार्बोनिल क्लोराइड का कार्बोनिल क्लोराइड सेम टू सेम लिख दिया जाता है, या यहाँ पे हम एसिल क्लोराइड भी लिख सकते हैं सफिक्स के रूप में। इसका सरनेम के रूप में हम ये दोनों जो ऊपर वाला जो नाम है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और नाम का इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सफिक्स के रूप में OYL क्लोराइड का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसको ऑल वाइल मतलब जैसे अगर इसका इस्तेमाल जैसे एथेनॉइल क्लोराइड, मेथेनॉइल क्लोराइड, मतलब वाइल क्लोराइड के मतलब ये सफिक्स होता है वाइल क्लोराइड। ठीक है,
तो अब इसके आधार पे थोड़ा सा बनाते हैं। नंबर ऑफ़ कार्बन हम 1 रखते हैं, तो उसमें पहले से ही एक कार्बन उपस्थित है, तो यहाँ पे क्या बनेगा HCOCl। ठीक है, तो HCOCl बनेगा। तो यहाँ पे अगर कॉमन नेम का बात करते हैं तो कॉमन नेम क्या हो सकता है फॉर्माइल क्लोराइड। इसमें हम O का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे O8 वाला में ना हो रहा था कि O8 वाला में O को हटा के केवल 8 लगा रहे थे कॉमन नेम में, तो इसी तरीके से तो यहाँ पे ये हो जाता है। उसके बाद अगर IUPAC का बात करते हैं तो इसमें तो मेथ एथ लगाना ही है। ठीक है, तो इसमें मेथ और फिर सिंगल बॉन्ड के लिए N फिर OIL लगाना होगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया मेथेनॉइल क्लोराइड। मेथेनॉइल क्लोराइड जो कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का हो जाएगा, मेथेनॉइल क्लोराइड, मेथेनॉइल क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर कार्बन के लिए बात करें तो CH3COCl हो जाएगा, क्योंकि इसमें पहले से एक कार्बन है, हमको एक कार्बन लेना होगा। तो एक कार्बन अगर अकेला लेते हैं, अगर इधर सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, ये इसमें 3 गो हाइड्रोजन लेना होगा ताकि इसका 4 गो बॉन्डिंग आसानी से पूरा हो सके। ठीक है, ये इस तरीके का। ठीक है, अब इसका नाम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 गो कार्बन के लिए एसिड और फिर YL लगाना होगा, एसिटाइल क्लोराइड। या अगर इसका IUPAC नाम लेते हैं तो 2 गो कार्बन के लिए क्या लेंगे, एथ, और फिर सिंगल बॉन्ड है दोनों के बीच में, तो इसलिए AN का इस्तेमाल करेंगे, और इसके लिए सफिक्स क्या है, OIL, तो एथेनॉइल और फिर क्लोराइड, एथेनॉइल क्लोराइड लेंगे। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से बन जाएगा। अगर इसमें 3 नंबर कार्बन के लिए भी देखते हैं, 3 नंबर अगर कार्बन का बात करते हैं तो 3 नंबर कार्बन के लिए यहाँ पे क्या लेना होगा, 2 गो कार्बन यहाँ पे लेना होगा और 1 गो कार्बन हमारा अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके का बनेगा, जिसमें कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनेगा, CH3 CH2 COCl। यहाँ पे 2 गो हाइड्रोजन लेने का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब इस कार्बन का 2 गो बॉन्डिंग हुआ है और 2 गो बॉन्डिंग का कमी है, इसलिए 2 गो हाइड्रोजन यहाँ पे पूरा करेगा इसके बॉन्डिंग को। ठीक है, तो इसका अगर नाम लिखते हैं तो यहाँ पे 3 गो कार्बन का टोटल श्रृंखला हो जाता है। ठीक है, 3 गो कार्बन का श्रृंखला हो जाता है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्रोप ANYL क्लोराइड। अब यहाँ से IUPAC नेम और कॉमन नेम सभी बराबर होते चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉइल क्लोराइड। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं प्रोपेनॉइल क्लोराइड। अच्छा, एक और यहाँ पे बता देते हैं, हम तो सभी नाम इसके अनुसार लिखते चल रहे हैं, हम ऊपर वाले के अनुसार नाम नहीं लिख रहे हैं। अब ऊपर वाले के अनुसार थोड़ा सा नाम बता देते हैं आपको। ठीक है, जैसे अगर इसका नाम हमको लिखना है तो ये पूरा को हम क्या कहते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड। ये हो जाता है हमारा कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो इसका नाम ये एक को लिखाएगा, ये इसी तरीके का, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा नाम यहाँ से चेंजिंग हो सकता है। ये इसका नाम ये भी होगा। ठीक है, लेकिन इसके अनुसार भी अब इसका नाम लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे होगा क्या, ये मिथाइल अलग छटका हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका नाम जो हो सकता है मिथाइल, और इसको क्या कहते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड या एसिल क्लोराइड। ठीक है, तो इसमें से दोनों में से किसी भी नाम का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, मिथाइल कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इधर तो इथाइल छटका हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इथाइल कार्बोनिल क्लोराइड। ये इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, इथाइल है ना, उसके बाद कार्बोनिल क्लोराइड, और इसको अगर पूरा श्रृंखला में गिन के लिखते हैं तो प्रोपेनॉइल क्लोराइड लिखते हैं। ठीक है, हम इसमें क्या किए हैं, ये इथाइल अलग हो गया, ये कार्बोनिल क्लोराइड को हम अलग लिखे हैं। ठीक है, मतलब इस कार्बन का नाम और इस क्लोरीन का नाम ये अलग अलग है, लेकिन इसमें क्या किए हैं, ये जो कार्बन का जो श्रृंखला बना है, ये सबको हम एक साथ पकड़े हैं और फिर क्लोराइड को हम एक साथ रखें।
हालांकि हम ये जो कीटोन टाइप का जो बन रहा है अंदर, इसके लिए हम यहाँ पे OYL लिए हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इसको भी छोड़ दिए हैं, ऊपर ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है ना, तो उसको छोड़े नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस कार्बन को हम श्रृंखला में गिन लिए हैं। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से जितना भी आपका जितना भी मन करता है प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए, ठीक है। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपका नए नए दोस्त भी जुड़ते रहे, ठीक है, ताकि हमारा भी हौसला बनते रहे कि आगे भी हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। उसके अलावा कि हमारे पेज को फॉलो भी कर दीजिए अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो। अगर यूट्यूब पे है और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि हमारे साथ जुड़ के आगे आप मेरिट भी अच्छा कर पाएँ और एग्ज़ाम के लिए भी अच्छा कर पाएँ। हम हमेशा ये बात बोलते हैं कि एग्ज़ाम में जब भी अगर हमारे साथ अगर साल भर टाइम देते हैं तो हम एग्ज़ाम में आपको ऐसा बना देंगे कि एग्ज़ाम में बिल्कुल भी आपको किसी भी चीज़ का दिक्कत होगा नहीं। हम यहाँ पे क्रैश कोर्स से लेकर हर चीज़ चलाने वाले हैं ताकि आपको आसान हो जाए, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। थैंक्स। अब हम 9वें ग्रुप को पढ़ते हैं, 9वें फंक्शनल ग्रुप को पढ़ते हैं, जो कि है साइनाइड ग्रुप। साइनाइड ग्रुप ये काफ़ी ख़तरनाक होता है, ये अत्यंत जहरीला होता है, ठीक है। काफ़ी ख़तरनाक ग्रुप होते हैं ये, और इससे साइनाइड का गोली भी आता है, जो कि अलग अलग दवाओं के निर्माण में भी किया जाता है, जो कि कीटनाशक के रूप में भी आता है। कीटनाशक यार, उससे अगर उसके प्रभाव में हम लोग आते हैं तो हमारी भी मृत्यु हो सकती है। साइनाइड के गोली का तो नाम खैर बहुत ज़्यादा प्रचलित भी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं, इसको साइनाइड ग्रुप या इसको नाइट्राइल ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये होता है बॉन्ड CN, ठीक है, बॉन्ड CN। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये कुछ इस टाइप का होता है, मतलब इसमें ट्रिपल बॉन्ड से नाइट्रोजन जुड़ा रहता है, ठीक है। इसका अगर सफिक्स का बात करते हैं तो इस ग्रुप के लिए सफिक्स भी है और प्रीफिक्स भी है, मतलब इसके नाम का टाइटल हम आगे भी जोड़ सकते हैं कार्बन के श्रृंखला के बाद, और पहले भी जोड़ सकते हैं। तो अगर बाद में जोड़ेंगे तो साइनाइड लिखेंगे, पहले जोड़ेंगे तो यहाँ पे साइनो लिखेंगे, ठीक है। और वहीं अगर इसका एक और सफिक्स और प्रीफिक्स होता है जिसको हम नाइट्राइल कहते हैं और फिर नाइट्रिलो कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये अलग अलग टाइप का हो जाता है। अब हम बताते हैं कि नाइट्राइल कहाँ पे लगेगा, नाइट्रिलो कहाँ पे लगेगा, साइनाइड कहाँ पे लगेगा और साइनो कहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब इस ग्रुप को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, और अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो लास्ट तक देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में सभी चीज़ें आ जाए, ठीक है। हम ये बार बार बात बोलते हैं। अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ कार्बन का बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ़ कार्बन, ठीक है। और दूसरा नंबर में हम यहाँ पे कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। और तीसरे में हम कॉमन नेम का बात करेंगे, फिर चौथे में हम बात करेंगे IUPAC का, जिसको आप लोग IUPAC नेम कहते हैं। IUPAC का बात करेंगे, और अगले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर का, ठीक है, स्ट्रक्चर का बात करेंगे। तो यहाँ पे अब बात करते हैं नंबर ऑफ़ कार्बन का। तो नंबर ऑफ़ कार्बन अगर हम 1 लेते हैं तो इसमें पहले से ही एक कार्बन बैठा हुआ है, तो यहाँ पे हमको मजबूरन हमको हाइड्रोजन बैठाना होगा। तो इसको कहा जाता है हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड कहते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी ख़तरनाक होता है, ठीक है ना। और ये पाउडर रूप में खैर आता है, हमारे मार्केट में पाउडर रूप में मिलता है, ठीक है। तो इसका नाम होता है हाइड्रोजन साइनाइड। यहाँ पे बिल्कुल भी हम फॉर्म का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे यहाँ पे अभी, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं लिखेंगे, फॉर्म साइनाइड यहाँ पे बिल्कुल नहीं लिखेंगे, या मिथाइल साइनाइड इसको बिल्कुल नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम होता है हाइड्रोजन साइनाइड। ये आपको याद रखना होगा। ये हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से अपवाद, एक्सेप्शन है, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड। हम ये दोनों में फैला देते हैं ताकि इसका कॉमन IUPAC नाम नहीं होता है, ये एक ही नाम, इसको याद रख सकते हैं आप, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर भी बनाना चाहेंगे तो ये इस तरीके से भी बना सकते हैं, या आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं 2 नंबर कार्बन के लिए। तो हमको एक कार्बन इसमें पहले से है और एक कार्बन लेना होगा। एक कार्बन के लिए हाइड्रोजन चाहिए 3 को, ठीक है। और ये हमेशा ही हम बड़े H का इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजन का संकेत जो होता है बड़ा H ही होता है, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो सकता है, ये मिथाइल है और फिर साइनाइड है। तो हम पहले साइनाइड का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हो जाएगा, मिथाइल साइनाइड,
और अगर हम IUPAC में बात करेंगे तो IUPAC में साइनाइड को हम पहले लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, साइनाइड को साइनो, क्या लिखना होगा, साइनो। उसके बाद मिथाइल को मिथाइल उधर जाके क्या बन जाता है, मीथेन बन जाता है, मीथेन, साइनो मीथेन, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का हो जाता है CH3CN, या CN का स्ट्रक्चर इस टाइप से बना सकते हैं आप, ठीक है। जैसे भी आपको मन करे उस तरीके से बना लीजिएगा, यहाँ पे कोई नंबर वंबर कटने का चांसेस नहीं रहता है, ठीक है। इसके हम दूसरे भी बात कर लेते हैं, इसके दूसरे नाम के बारे में भी। जैसे यहाँ पे केवल साइनाइड और साइनो का इस्तेमाल किए हैं, हम नाइट्राइल का भी इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए एक बात हम बता देते हैं, यहाँ पे मिथाइल और साइनाइड ये अलग अलग है, यहाँ पे मिथाइल फिर साइनाइड किया गया है, मतलब इस कार्बन को हम इसके श्रृंखला में नहीं जोड़े हैं। यहाँ पे जबकि 2 कार्बन है फिर भी हम एक कार्बन के अनुसार ही यहाँ पे नाम लिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम एक कार्बन के अनुसार इसका और इसका अलग अलग नाम लिखेंगे तो ये इस तरीके से नाम लिखाएगा, मिथाइल साइनाइड, मिथाइल है और ये साइनाइड है, ठीक है। अगर इसको पहले लिखेंगे तो साइनो और फिर इसको बाद में लिखते हैं तो मीथेन, इस तरीके से। लेकिन अगर हम इसको, ये जो कार्बन है हमारा, जैसे इसका हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये जो कार्बन है अगर हम इसको हम श्रृंखला में पकड़ लेते हैं तो वहाँ पे नाइट्रोजन अकेले हो जाता है, ठीक है। तो इसके अनुसार हमको क्या लिखना होता है, इथाइल, इथाइल लिखना होगा, ठीक है। अब हमेशा हर जगह ये मत खोजिएगा कि इथाइल के लिए C2H5 ही चाहिए, नहीं, बस 2 कार्बन होना भी काफ़ी है इथाइल के लिए, ठीक है। बस ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कहीं कहीं पे ऐसा होता भी है, ठीक है, और अधिकतर जगह पे आपका इथाइल के लिए C2H5 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर कार्बन के लिए क्या हो गया, इथाइल। फिर वो उस नाइट्रोजन को यहाँ पे लिखता है नाइट्राइल, यहाँ पे नाइट्राइट नहीं लिखते हैं या नाइट्राइड नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ पे T और D का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे L का इस्तेमाल हो रहा है, नाइट्राइल, ठीक है। और इसी को अगर हम पहले लगा देते हैं तो ये बन जाता है नाइट्रिलो, नाइट्रिलो। और ये इथाइल उधर जाके क्या बन जाएगा, इथेन, ठीक है, इथाइल नाइट्राइल, या इसको एसिटाइल नाइट्राइल भी कहा जाता है, ठीक है। वो वैसे लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया इसका दूसरा नाम भी। पहला तो हम साइनाइड के अनुसार बनाए हैं, मतलब साइनाइड मतलब नाम के अनुसार, और दूसरा नाइट्राइल के अनुसार, ठीक है। तो ये दोनों मतलब हम आशा करते हैं कि यहाँ पे आपको दोनों नाम समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, अलग यौगिकों को थोड़ा सा बनाते हैं। यहाँ पे 3 नंबर कार्बन का बात करते हैं तो यहाँ पे C2H5 लेना होगा और फिर CN होगा, ठीक है। ये 3 नंबर का 3 गो कार्बन के लिए है। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CN, ठीक है। तो पहले हम साइनाइड के साथ साइनाइड से रिलेटेड इसका नाम लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, हमको इसको एक साथ लिखना होगा, क्या है ये, इथाइल है, इथाइल फिर साइनाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको पहले लगाते हैं तो क्या हो सकता है, साइनो इथेन। लेकिन अगर हम नाइट्राइल के अनुसार लिखते हैं तो नाइट्राइल के साथ लिखते हैं तो कार्बन के श्रृंखला में हमको इस कार्बन को पकड़ना होगा, फिर नाइट्रोजन वहाँ पे अकेला हो जाएगा। तो क्या हो सकता है, यहाँ पे 3 गो कार्बन के श्रृंखला के लिए प्रोपाइल और फिर नाइट्राइल, और फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, नाइट्रिलो, और फिर ये 3 गो कार्बन के श्रृंखला के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ये इस तरीके से बनते चलता है, ठीक है। तो आप इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि ये चीज़ें प्रैक्टिस करने का चीज़ है। जितना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस रहेगा उतना ज़्यादा ये यौगिकों का नाम और यौगिक का जो स्ट्रक्चर है और इसका जो फॉर्मूला है ये आपको ध्यान में रहेगा, और ये ध्यान में रहेगा तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा रिएक्शंस में, ठीक है। तो ये सभी फंक्शनल ग्रुप को आपको क्लियर करेगा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्लियर करने का मतलब है कि 50% ऑर्गेनिक क्लियर करना। हम ये बात बार बार ये बोलते हैं कि अगर फंक्शनल ग्रुप आप क्लियर करते हैं तो 50% ऑर्गेनिक ऐसे ही क्लियर हो जाता है, उसमें कुछ करना नहीं रहता है, ठीक है। मेन है यहाँ पे ऑर्गेनिक में मेन है फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहला जो काम कीजिए
फंक्शनल ग्रुप को क्लियर करने का काम कीजिए, ठीक है, चाहे वो जैसे भी हो, ठीक है। हम यहाँ पे आसान मेथड में हम बहुत सारे वीडियो बना के हम दिखा दिए हैं। अब यहाँ पे आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प हो गया होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से समझिए और दूसरों को भी समझाने के लिए वहाँ पे इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, या दोस्तों के साथ अपने आप में भी इसके प्रति डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन हमारे वीडियो को भी शेयर कीजिए ताकि ये अलग अलग जगह पे फैले, ज़्यादा लोगों के पास जाए, ताकि वहाँ पे ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ सके, ठीक है, ताकि हम भी मोटिवेट हो और ज़्यादा अच्छा वीडियो आपको प्रोवाइड करें, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।